क्या सर प्रेगनेंसी के समय होम्योपैथिक मेडिसिन लेना सेफ है? हाँ बिल्कुल, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। जब आप दवा दे रहे हो, होम्योपैथी दवा खासकर, तो आपका मेजर कंसर्न क्या है कि आप जो लेडी है उसको पहले कई बच्चे हुए हैं, उन्हें कोई डिजीज़ हुई है, तो आप दोबारा होने वाले बच्चों को वो डिजीज़ होने से बचाना चाहते हैं, तो एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन भी आप होम्योपैथी दवाएं दे सकते हैं। उसका अपना एक कॉन्सेप्ट है कि कैसे उन दवाओं को हम चुनते हैं, जिसमें हम मेजरली हम लोग कंस्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट हम उसमें देते हैं। डॉक्टर हेनीमैन ने भी प्रिवेंटिव होम्योपैथी दवा देने के लिए ऑर्गेनो मेडिसिन में बताया है, जहाँ पर वो उन्होंने कहा है कि प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में, ठीक है, आप अगर वेल सेलेक्टेड एंटीसोरिक रेमेडी किसी भी फीमेल को देते हैं, तो जो उसका जो ऑफस्प्रिंग जो आने वाली बच्चा है, उसमें जो डिज़ीज़ पकड़ने की जो टेंडेंसी है, ससेप्टेबिलिटी है, उसको आप कई हद तक रिड्यूस भी कर सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं। दूसरा थेरेपेटिक पर्पस में ऐसा होता है कि कोई भी जो प्रॉब्लम जो एक फ़ीमेल जो है प्रेगनेंसी के समय फेस करती है, चाहे शुरुआती प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वोमिटिंग सेंसेशन का होना, ठीक है, और कई सारी मेजर प्रॉब्लम्स रहती हैं, स्किन डिजीज़ वगैरह हो जो इरप्ट हो जाती हैं उस समय, ठीक है। प्रेगनेंसी के बाद जब कई सारी फीमेल्स को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है, इन सभी प्रॉब्लम्स में आप होम्योपैथी दवा बेस्ड ऑन सिम्पटोलॉजी उस समय के बेस पे आप दे सकते हैं। इसमें भी कई तरह के तरीके हैं दवा को सिलेक्ट करने के लिए। हम उस चीज़ पे अब डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो चीज़ें लंबी हो जाएंगी और कैसे की जाती है। लेकिन हाँ, जैसे तुमने सवाल पूछा, बहुत ही सेफ है होम्योपैथी दवा देना प्रेगनेंसी के समय, क्योंकि एक प्रेगनेंसी जो है एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट रहती है, ठीक। उसमें एक ऐसी दवा देना जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, तो उस वहाँ मैं मानता हूँ कि आपको हर किसी को होम्योपैथी चूज़ करनी चाहिए। ऐसा कोई केस है जो आप पर्सनली आप शेयर करना चाहते केस हैं? ही है, केस जो है मेरे प्रेजेंट हुआ शाम के समय। पेशेंट आया, उसने बोला कि सर मेरे को परसों रात से काफ़ी ज़्यादा खांसी हो रही है। उसमें मैंने क्वेरी किया, खांसी कहाँ से चालू होती है, कैसे चालू हुई होती है, आपको क्या लगता है, आपको खांसी किस वजह से हुई थी, जो मैंने आपको बताया कि आपको प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज निकालना रहता है। उसके बाद जब से खांसी हुई है, तब से आपकी भूख में, आपकी प्यास में, आपकी नींद में, ठीक है, या आपके एपेटाइट में, आपके हंगर में क्या चेंज आया, वो सारी बातें मैंने उससे करी और उससे पूछा, मैंने क्वेरी करी। तो बहुत ही जब मैंने उसको एनालाइज़ किया तो मेरे को ये बात पता चली कि सारे जो सिम्पटम थे, सारे कॉमन सिम्पटम थे वायरल फ्लू के। फ्लू के सिम्पटम थे, लेकिन उसको खांसी जो बहुत ज़्यादा ट्रबलसम थी, वो रात को सो नहीं पाया था खांसी होने की वजह से। तो मैंने उससे पूछा कि ऐसी कोई चीज़ आपने ऑब्ज़र्व की बीते 2-3 दिन में कि खांसी आती है, तो कोई चीज़ खाने में, पीने में या कुछ पोज़ीशन में चेंज करने में उसमें आपको खांसी में आराम मिलता हो? तो मेरे को कुछ भी कन्क्लूसिव उसमें नहीं मिल रहा था। लेकिन उसने मेरे से जाते-जाते एक बात शेयर करी आखिरी में कि सर, जब मैंने उसकी हैबिट के बारे में पूछा, तो उसने हैबिट में बताया कि सर मैं स्मोक करता हूँ। हाँ सर, लेकिन उसने ये बात ज़रूर मेरे से शेयर की कि सर, कल से जब मैं स्मोक कर रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ, तो सिगरेट पीने के बाद सर मेरे को 3-4 घंटे से खाँसी नहीं आती है। ये चीज़ जो है उसने ऑब्ज़र्व करी और इसीलिए सर कल रात को मैंने वापस एक बार सोने से पहले सिगरेट पी, तो मेरे को थोड़ी बहुत नींद ठीक आई, टेम्परेरी मेरे को रिलीफ़ मिला और खाँसी दोबारा चालू हुई। तो ये जो सिम्पटम था, ये कॉमन सिम्पटम नहीं था किसी फ्लू का, ये किसी से कोई डायग्नोसिस नहीं बन रहा है, ये अनकॉमन सिम्पटम है। तो ये जो सिम्पटम था कि स्मोक करने से उसको उसकी खाँसी में आराम मिल रहा है, और 2-4 सिम्पटम और थे कि जैसे वो आइसक्रीम खा रहा, सॉरी, उसने बताया था मेरे को, अपना पेस्ट्री खाए, उसको मीठे खाने का बहुत शौक था। क्रेविंग का बहुत, वो मीठा खाता था, खासकर पेस्ट्री खाने का उसे बहुत शौक था, और उसकी नींद खराब थी और गले में उसको ऐसा लग रहा था कोई चीज़ चुभ रही है खाँसते समय। और मेजरली उसको जो खाँसी थी जो है, वो गले से चालू हो रही थी बजाय छाती से। तो ये जो सब सिम्पटम मेरे को लगा, तो मैंने उसको अर्जेंटम नाइट्रिकम करके दवा है होम्योपैथी में, अर्जेंटम नाइट्रिकम मैंने उसको दी, और अगले 3 दिन बाद मैंने उसको बुलाया। 30 मैंने उसको दी थी, दिन में 2 बार, 2 दिन के लिए मैंने उसको दवा लेने को बोली, और साथ ही साथ कुछ प्रिकॉशनर्स जैसे कि तेल का ना खाना, कोई तेल खाना ना खाए, ठीक है, बाहर का खाना ना खाए, कुछ प्रिकॉशन उसको मैंने एडवाइस किया और ज़्यादा पानी पीने को बोला। और 2 दिन बाद वो जब आया तो उस चीज़ में रिलीफ़ था। तो इस केस में अपने को ये समझने को मिला कि कॉमन सिम्पटम के बजाय जो हम ये बात अपने को ध्यान रखनी है, एक एक्साइटिंग कॉज़, दूसरा प्रिस्क्राइब करते समय अपने को ध्यान रखना है कि हम कॉमन सिम्पटम की बजाय जो डिज़ीज़ के सिम्पटम ना हो, अनकॉमन सिम्पटम्स के बेस पे दवा का सिलेक्शन हम करें, तो केस के ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर जनरली क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए एक्यूट और क्रॉनिक केसेस को डील करने में होम्योपैथी में? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। ये जो इस सवाल का मैं तुमको एक ब्रीफ में आंसर दे पाऊँगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा लेंथी है। एक्यूट और क्रॉनिक केस के लिए आपको क्या-क्या बातों का ध्यान रखना है, कैसे इस चीज़ों को डील करना है,
केस लेते समय किन पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, ये सब बातें हम ऑर्गेनो मेडिसिन में लिखी हुई हैं और उन्हीं बातों को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ ब्रीफ में। बात करते हैं एक्यूट केस की, तो एक्यूट केस में जनरली क्योंकि वो केस जो है आपके पास 1 या 2 दिन में, ठीक है, प्रेजेंट हो जाता है पेशेंट के दिमाग में सारी वो बातें जिसकी वजह से वो बीमार पड़ा है वो बिल्कुल ताज़ा रहती है। पेशेंट जो सिम्टम प्रेजेंट करता है वो आप बहुत ईजिली कैच कर पाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक्यूट केस में रहता है कि आप मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज, यानी उस बीमारी को उत्पन्न करने के लिए सबसे प्रमुख कारण क्या है वो आपको पता लगाना रहता है, और उसी कारण को आप लेके आप अपनी मटेरियल मेडिकल से उसको जांचते हैं और उसी बेस पे दवा देते हैं। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है एक्यूट केस का। यानी आप एक्साइटिंग कॉज को पहचानें और एक्साइटिंग कॉज जब आया तो वो पेशेंट पे उसका क्या इफेक्ट हुआ, उस कॉज को और उससे होने वाली इफेक्ट को आप जोड़ें और उसको मटेरियल मेडिकल से उसको मैच करें, ठीक है। तो जो दवा आती है वो एक्यूट स्टेट में काम करती है। फिर उसमें पोटेंसी कौन सी देनी है वो सब चीज़ें एक अलग उसमें चर्चा की जा सकती है। ये एक सबसे बेसिक तरीका है। फॉर एग्जांपल ये मौसम इस समय जो चल रहा है बरसात का चल रहा है, ठीक है। ये एग्जांपल आपको आपके टीचर्स ने भी दिया होगा, बहुत बेसिक एग्जांपल जो हर क्लास में डिस्कस किया जाता है कि कोई भीग गया, है ना, बाहर गया, भीग गया, भीगने के बाद उसको सर्दी जुकाम हो गया, वो आपके पास प्रेजेंट करेगा। जैसे आज सुबह भीगा तो शाम तक आप प्रेजेंट कर लेगा, ठीक है। सिम्टम्स होंगे कि सर हल्का बुखार चढ़ गया है, हाथ पैरों में दर्द है, जब से हाथ पैरों में दर्द हुआ है वो एक जगह बैठ ही नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ से वहाँ हिलता जा रहा है, ठीक है। आपने उससे पूछा क्या हुआ था, उसने जवाब दिया सर मैं सुबह बाइक में गया था, भीग गया। आपके पास एक प्रॉबल एक्साइटिंग कॉज है कि वो भीगा। उसके बाद उसका इफेक्ट क्या आया कि सर हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है। तो हाँ, आपको एक्साइटिंग कॉज है, ठीक है। तो आप जब इस चीज़ों को देखेंगे और आपने जब उसकी टंग बोला कि आप ज़रा टंग दिखाइए तो आपको रेड टिप टंग दिखी, ठीक है। तो अब ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल था, आपके दिमाग में पहली दफा रस्टॉक आएगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, केस एक्यूट था, प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज था, लेकिन कॉज साथ इफेक्ट भी बहुत जरूरी देखना कि उस कॉज की वजह से उसके अंदर क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। और होम्योपैथी में मेन जो काम है, जो मेन दवाएं प्रिस्क्राइब होती हैं वो सिम्टम बेस पे होती है। सिर्फ कॉज देख के आप दवा नहीं दे सकते, कॉज के आने के बाद पेशेंट में सिम्टम जो आए हैं उन दोनों का मिलान होना चाहिए और कॉज और इफेक्ट को आपको मैच करना है होम्योपैथी मटेरियल मेडिका से, फिर जाके आप उस पेशेंट को दवा देंगे। ये केस हुआ एक्यूट के टाइम पे। अब बची बात क्रॉनिक केस की, ठीक है। क्रॉनिक केस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप FOS नंबर 5 को लाइन टू लाइन पढ़ें, ठीक है। उसमें लिखे हर एक शब्द के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्रॉनिक केस के लिए देखो मैं ब्रीफ में तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि अलग अलग अप्रोचेस रहती है किसी भी क्रॉनिक केस को डील करने की। डिपेंड करता है वो केस फीमेल का है, मेल का है, बच्चों का है, एल्डर का है ना, 65 प्लस का पेशेंट है, बेड साइड पेशेंट है, ठीक है। सब तरीके में अलग अप्रोच रहती है, ठीक है। लेकिन बेसिक मैं तुम्हें बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट रहता है क्रॉनिक केस में जो एसेंटेबल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो रहता है। डॉक्टर हैनीमैन ने बोला है कि जब आप पेशेंट आपके सामने बैठा है तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन को निर्धारित करें। एसेंटेबल मतलब रहता है कि आप वो चीज़ देख रहे हैं जो उसे कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, वो चीज़ है। और जैसे कि कोई पेशेंट आता है, उसकी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रहता है, किसी के कान में बाल ज़्यादा हैं, ठीक है, किसी की नाक ब्रॉड है, किसी की नाक नोबी है, किसी के जब आता है आप देखते हैं कि उसके फोरहेड में बहुत सारे सल्क बने हुए हैं, ठीक है। किसी के आईब्रो मोटी है, किसी के आईब्रो पतली है, कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, किसी के गर्दन बहुत ज़्यादा छोटी है, ठीक है। ये हो गया फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपको नोट करना रहता है। उसी प्रकार हम मेंटली पेशेंट का जो टेम्परामेंट रहता है, उसका इमोशनल स्टेट रहता है, उसको भी हम जो है नोट करते हैं। अच्छा, इसमें सवाल आता है क्या नोट करते हैं, जो चेंज हुआ है, यानी पेशेंट जो आपके पास बैठा है बीमारी आने के बाद उसके फिजिकल और उसके मेंटल टेम्परामेंट में क्या चेंज आया है वो हमको नोट करना है, ठीक है। उसके बाद उसके हैबिट्स, उसके फिजिकल जनरल्स, उसके मेंटल जनरल्स, ठीक है, वो सब चीज़ें हम नोट करते हैं और एक होलिस्टिक अप्रोच के थ्रू हम होम्योपैथी में उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम उसकी टोटलिटी बनाते हैं। वो टोटलिटी बनती है, ठीक है, वो हमको इस बात का ध्यान रखना है वो ऐसी बने जिसे हम ये निर्धारित कर पाएँ कि हम वो पेशेंट कौन है, ठीक है। और वो टोटलिटी बनाने के बाद
हम उसको रिपर्टाइज करते हैं और रिपर्टाइज करने के बाद जो दवाएं 5-6 आती हैं उनको हम मटेरियल मेडिका से कंफर्म करके एक दवा उसको चूज़ करते हैं। ये बेसिक आउटलाइन है क्या क्रॉनिक केस को देखने की। बाकी हर जो केस जो रहता है आपके सामने, क्रॉनिक केस जो प्रेजेंट हो रहा है, उसमें एक डिफरेंट अप्रोच रहती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि वो पेशेंट जो है वो कौन सी बीमारी लेके आपके सामने बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन बेसिक जो गाइडलाइंस है, मैं आपको फिर से एक रिपीट करता हूँ, बेसिक गाइडलाइन जो है आप एफआईआर नंबर 5 को पढ़िए और उसके थ्रू ही केस को प्रोसीड करिए।